बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात दुबई में इस वक्त जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो सारे सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं अभी इनके सामने रखूंगा और इनके जवाब आपके सामने भी पेश कर दिए जाएंगे। जनरल साहब ये फरमाइएगा, हुसैन हक्कानी साहब का आर्टिकल आपने पढ़ा, आप इसको गद्दारी समझते हैं, आप इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी समझते हैं, आप इसको गलती समझते हैं, क्या समझते हैं आप हुसैन हक्कानी साहब के एतराफ को? नहीं, कोई गलती नहीं है। जान के ये एक बहुत श्रूड किस्म का इंसान है हुसैन हक्कानी, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो एंटी पाकिस्तान बातें करता है वहाँ, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और एज एम्बेसडर भी मुझे पता होता था कि ये बहुत कई लिहाज से ये एक एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये वो बातें करता है वहाँ जो अमेरिकन्स आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, वो ये बात करेगा। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही एक लो लेवल का इंसान समझता हूँ। अब पहले इसने वीज़ास दे रहा था, ये इनको सब लोग कह रहे थे, अखबारों में आ रहा था कि ये ब्लैक वाटर वालों जो आए हैं वो, और मेरे ब्लेम मेरी तरफ डालते थे ये लोग कि ये मैंने शुरू किया हुआ था बगैर वीज़ास के लोगों को आने देना। बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल एक बंदा मेरे ज़माने में नहीं आया बगैर वीज़े वगैरह के। इस किस्म की चीज़ें मैं नहीं करता था, ये करते थे। अब मान भी गए हैं ये कि वो कर रहे थे। उन्हें वही ब्लैक वाटर के जितने भी आते थे ये बगैर वीज़ास के, ये उनको फैसिलिटेट करते थे, ये कर रहा था ये। अब मान गया। तो आप इसको गद्दारी समझते हैं? आप ये समझते हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत सजा होनी चाहिए, इनको ये ट्रायल चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए या एक अदालती कमीशन बनना चाहिए जो ये फैसला करे कि हमारा एम्बेसडर गद्दार रहा है माजी में और इनको सजा होनी चाहिए? वेल, ये वर्ड गद्दार जो है ये बहुत स्ट्रांग है, बट डेफिनेटली इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो ये बातें करते हैं वहाँ, वो एंटी पाकिस्तान ज़रूर है। सो अब इसको डेफिनेटली वन शुड फाइंड आउट फैक्ट्स एंड रियलिटी और एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइए कि क्या सिर्फ एम्बेसडर आप जिम्मेदार समझते हैं इस सारे मामले में, या आप समझते हैं कि हुकूमत भी इनके साथ थी, वज़ीर-ए-आज़म भी थे, सदर भी थे? क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि सिविलियन गवर्नमेंट की मर्जी से मैं करता रहा हूं और फौज से बाला बाला ये सब काम होता रहा, फौज को इतला नहीं थी इसकी। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो जावेद। ये तो हुकूमत के साथ मिला। देखें, ये जरदारी साहब का खास तरीन आदमी था और इनकी बेगम को भी बहुत फेवर किया जाता था। तो ये तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ टीम थे जो बहुत ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के फेवरेट्स थे। इसको यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया वॉशिंगटन एज एम्बेसडर। ये बिल्कुल वो कर रहा था और ओवर द हेड्स ऑफ द आर्मी को नहीं बताते होंगे, जाहिर है। अब ये ब्लैक वाटर वगैरह ला रहे हैं, इनको यहाँ वीज़ा दे रहे हैं, आर्मी थोड़ी कोई देख रही है कि किसको वीज़ा मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, वो ये कर रहे होंगे। अब मान गया है, कर रहा था। तो ये तो दिस इज एब्सोल्यूट एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे और अभी भी है। अभी भी वहाँ ये जहाँ लेक्चर्स वगैरह देता है, मुझे काफ़ी उसका इल्म है कहाँ बोलता है ये और क्या बोलता है, जो बहुत लिहाज से एंटी पाकिस्तान बातें करता है। तो आप ये समझते हैं कि जब एक कमीशन बनेगा तो वो सिर्फ उस कमीशन को हुसैन हक्कानी साहब के बारे में तहकीकात करनी चाहिए, या फिर उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब और ज़रा यूसुफ गिलानी, उन दोनों को भी उस कमीशन के सामने पेश होना चाहिए और ये फैसला होना चाहिए कि क्या एम्बेसडर एज ए इंडिविजुअल ये कार्रवाई करता रहा या फिर पूरी गवर्नमेंट की बैकिंग थी उनके साथ? आई मीन देयर इज नो डाउट कि गवर्नमेंट बैकिंग बगैर एम्बेसडर कैसे कर सकता है? एम्बेसडर तो नहीं कर सकता ना गवर्नमेंट बैकिंग बगैर। यहाँ आफ्टर ऑल वीज़ा अगर इशू करना है तो वीज़ा तो इमिग्रेशन वालों ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही से ताल्लुक होगा। तो ये कैसे एम्बेसडर तो अकेला बगैर किसी के वो वीज़ा देना और किसी को ना पता हो उसके बारे में, वो तो नहीं करेगा। वो जाहिर है उसको इजाज़त है हायर अप्स की, गवर्नमेंट की, जब भी वो ये कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए सर कि ये जो हुसैन हक्कानी साहब का जो दावा है, उन्होंने ये कहा था कि जॉर्ज बुश आपसे मुतमईन नहीं थे, वो ये समझते थे कि आपने जो वादे किए आप पूरे नहीं कर रहे या आप पूरे नहीं करना चाहते। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें जमहूरियत को लाना चाहिए और बेनजीर भुट्टो उनको पसंद आई और उन्होंने उनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दोबारा इन कर दिया। तो आपको ऑफलोड करने का फैसला किया गया था और उसके बाद बेनजीर भुट्टो को लाने का फैसला किया गया था। तो आप ये महसूस करते हैं कि ये जो जमहूरियत है, ये जो अमेरिकन एजेंडा था पहले, उसी का तसलसल था ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि प्रेसिडेंट बुश मुझे
मेरे अगेंस्ट थे और उन्होंने ये इंट्रीग मेरे खिलाफ बातें बहुत ये मीडिया वगैरह में आ जाती थी कि मैं डबल गेम खेल रहा हूँ। मैं डबल गेम कभी नहीं खेलता था। डबल गेम बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि बंदे के आंखों में आंखें डाल के देखो और उसको सिर्फ मुंह पे सीधी जवाब दो और बताओ जो भी आप डिसएग्री कर रहे हैं एट द स्ट्रेटेजिक लेवल क्लियरली बात करें और बताएं आगे। और मैं बिल्कुल डायरेक्टली प्रेसिडेंट बुश से भी मेरा रवैया यही था, या उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले कॉलिन पाउल साहब के साथ तो बिल्कुल था, और कॉन्डोलीजा राइस के साथ भी था, और जो भी यहाँ आते थे उनके साथ मैं यही करता था। डबल गेम मैं कोई नहीं खेलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और प्रेसिडेंट बुश हमेशा मेरे से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, एंड तक रहे थे, अभी भी हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि वो मेरे से वो हो गए तो जी वो तब्दीली लाने में वो फैसिलिटेट कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, ये फरमाइए सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश जाहिर की थी, उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट्री कमीशन बनता है हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ और उसमें सदर साहब को बुलवाया जाता है, पुराने सदर साहब को बुलवाया जाता है और वजीर साहब को बुलाया जाता है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी बुलवाना चाहिए उसमें, ताकि वो उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने अमेरिकन को फैसिलिटेट क्यों किया था। तो वो उनका ये कहना है कि सबसे पहले आप शख्स हैं जिन्होंने ये कार्रवाई शुरू की थी और जिन्होंने अमेरिकन को फैसिलिटेट करना शुरू किया था, और उसके बाद हुसैन हक्कानी साहब उसका तसलसल थे, तो आपको भी बुलवाया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। तो अगर इस किस्म का कोई कमीशन बनता है तो आप उसमें पेश होने के लिए तैयार हैं? मैं आई डोंट माइंड एट ऑल। मैं तो खुली किताब हूँ, बिल्कुल साफ क्लियर कि फैसिलिटेट मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया था, कभी भी किसी को फैसिलिटेट नहीं किया। जो हमारे लॉज हैं पाकिस्तान को, उस पर बिल्कुल उसकी वायलेशन बिल्कुल कोई नहीं। और ये ब्लैक वाटर वगैरह, मेरे ज़माने में तो ये लफ्ज़ ब्लैक वाटर पता ही नहीं था, नोबडी न्यू व्हाट इज ब्लैक वाटर। ये तो बाद में शुरू हुआ कि ये आने के तो पता हुआ जी कोई ब्लैक वाटर भी कोई सिविल सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह। ये बात की सारी बातें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की बातें हैं, और ये हुसैन हक्कानी साहब के किरदार हैं या हुकूमत के किरदार है। तो कोई ऐसा हमारी की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री कमीशन बना तो उसमें आप साबिक सदर की हैसियत से जनरल परवेज मुशर्रफ साहब उसमें पेश होने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर ये सब आएंगे, सबको आना चाहिए, सब आए इन्वेस्टिगेट करें, बिल्कुल। तो आप भी तैयार हैं उसके लिए? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे कोई छुपाना नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जरा से ये फरमाइएगा, हुसैन हक्कानी साहब के आपके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आपको याद होगा कि सन 2000 में और 2001 में आप इनको मशीर बनाना चाहते थे, अपना मशीर इतलात बनाना चाहते थे आप जावेद जोबार साहब की जगह पे, आपको याद होगा। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बनाया था इनको मशीर अपना? और इन्होंने बल्कि मुबारकबादें वसूल कर ली थी और आपके साथ इनकी मुलाकातें भी होती रही थी, फिर अचानक वो सारा सिलसिला बंद हो गया। नहीं, ये मैं नहीं बनाना चाहता था इन्हें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये खुद बनना चाहते थे, और उस हवाले से ये चमचागिरी करते थे मेरे। ये हमेशा आकर ये खास तौर पे मेरी चमचागिरी तो डायरेक्ट मेरे से भी मिले थे यस, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच जनरल राशिद जो थे मेरे साथ, उनकी चमचागिरी ये करते थे, उनके साथ अटैक। यहाँ तक कि मैं जब वहाँ एक दफ़ा मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ था, वहाँ बैठे हुए ये बाहर बैठे रहते थे वहाँ, ट्राइंग टू हेल्प आउट विद द विजिटर्स, नॉट डिस्टर्बिंग मी वगैरह। तो ये तो एक खामखा के ये लगे हुए थे, ट्राइंग हिज बेस्ट कि मिनिस्टर लग जाएं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनको लगाया जाए। लेकिन उस दौरान एक अफवाह ये भी फैली थी कि अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि इनको वजीर बनवाया जाए या मशीर बनाया जाए आपका, और उनकी तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हुसैन हक्कानी साहब के बारे में सोचें। नहीं, बिल्कुल किसी ने मुझे नहीं कहा। ये बातें बड़ी निकलती हैं कि हर चीज़ इधर पाकिस्तान में तो हर चीज़ ऐसी कही जाती है जैसे अमेरिकनों ने कह दिया। अरे जो बंदा ठीक मांग रहा है तो अमेरिकन ने कहा होगा इसे ये कर। कोई मुझे अमेरिकन ने नहीं कहा था कि हुसैन हक्कानी को मिनिस्टर लगा दें आप, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ना मैं लगाता, अगर वो कहती भी तो मैं बिल्कुल उसको मेरिट पे चीज़ को देखता, और इनकी रेपुटेशन मुझे एकदम पता हो जाती, और जो हुई थी मुझे पता किस किस्म का इंसान है ये, तो मैं कभी भी नहीं लगाता। अच्छा जरा सा ये फरमाइएगा, क्योंकि आप बड़े सीजनड आदमी हैं, पूरी जिंदगी आपने फौज में गुजारी, फिर उसके बाद इक्तदार में गुजारी, एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है, शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स होगा जिसका इतना बड़ा एक्सपोजर होगा। इस एक्सपोजर को ज़हन में रखते हुए आप ये फरमाइएगा कि हुसैन हक्कानी साहब अमेरिकन को फैसिलिटेट करके क्या गेन करना चाहते थे, क्या फायदा हासिल करना चाहते थे? वहां रहते हैं ना ये, मेरे ख्याल में उधर की नेशनैलिटी है इनकी, और उधर वो बस पॉपुलर हैं। देखें ये वहाँ थिंक टैंक्स में और
यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लेक्चर देते फिरते हैं, उसके इनकी मुझे मालूम नहीं है ये कई बोर्ड्स में हो, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन बस उसमें वहाँ उस माहौल में वो बातें करनी जो उनको पसंद आती हैं, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना हो, वो ये करते हैं अपनी पर्सनल गेन्स के लिए, अपनी पर्सनल एलिवेशन के लिए, और इनकी आवभगत होती है, इनको सुना जाता है वहाँ। ठीक है जनरल साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होऊंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये पाकिस्तान में एक पिछले दिनों से एक बहस चल रही है कि बयानिया तब्दील होना चाहिए पाकिस्तान का। आपको याद होगा कि पहला जो बयानिया था उसमें जनरल ज़िया-उल हक साहब का एक बयानिया था जिसमें उन्होंने पूरे एक मजहब को लेकर आए पाकिस्तान में और जहाद को लेकर आए, वो जहाद की एक फिलॉसफी थी। उसके बाद आपका एक बयानिया आया जिसमें आपने इत्तेदाल पसंदी और रोशन ख्याली की तरफ आप पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि कोई नया बयानिया लाया जाए जिसमें सारे तालिबान बराबर हो, कोई गुड ना हो, कोई बैड ना हो। तो बार बार वो मुतालबा कर रहे हैं मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से कि नया बयानिया तख्लीक किया जाए पाकिस्तान का। तो आप ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का जो बयानिया उसको शिफ्ट करना चाहिए, और कौन सा बेहतर बयानिया आपके जहन में आता है मौजूदा हालात में? ये पता नहीं, ये वर्ड बयानिया मुझे एग्जैक्टली इसकी ट्रांसलेशन नहीं पता है, लेकिन जो आपने समझाई है, देखें ये बातें छोड़े, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान सोचें, जो पाकिस्तान के हक में है वो करना चाहिए। अब इनका काम जो आप कह रहे हैं बयानिया तब्दील कर रहे हैं, अब उसमें देखिए पाकिस्तान के हक में क्या है उसके बारे में सोचें। ये वो सोचते नहीं है, ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पर्सनल गेन्स के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए ये उस ब्रांच पे चल पड़ते हैं। ये अब ये तालिबान का क्या नया बयानिया लाना है? वी मस्ट नो कि जो भी एंटी पाकिस्तान यहाँ टेररिज्म कर रहा है वो टेररिस्ट है, उसके खिलाफ एक्ट करना है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये उसी के बारे में कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूज्ड इन द सेंस, खास तौर पे जो कश्मीर में वॉलंटियर्स जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से, और वॉलंटियर करके अपने जान पे खेल के वहाँ कुर्बानियाँ देते हैं ना। सवाल ये है कि वो क्या है, वो क्या हम उनको टेररिस्ट कहें? हिंदुस्तान तो कहता है उन्हें, और इन्हें अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया वो टेररिस्ट है। मैं लश्कर-ए-तैयबा की बात कर रहा हूं, क्या हम भी उन्हें टेररिस्ट कहें? क्या उन्होंने टेररिज्म कोई पाकिस्तान में किया? तो वाई आर दे, क्यों टेररिस्ट हैं वो? सिर्फ इस बात क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, क्योंकि वो कश्मीर में मुलव्वस है, और कश्मीर में मुलव्वस है वो 1990 से, जब कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई, जब वो उठे थे और उनको क्रश किया गया था और कश्मीरी उठे, तो ये उस वक्त ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लश्कर-ए-तैयबा भी। अब ये लश्कर-ए-तैयबा का जमात-उद-दावा जो है, ये बेस्ट एनजीओ, जब अर्थक्वेक हुआ सबसे बेहतरीन काम इन्होंने किया। जब अभी फ्लड्स आए सिंध में, बेहतरीन काम जमात-उद-दावा, और ये बिल्कुल अलकायदा तालिबान की हिमायत में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है इनको, हम क्यों इनको टेररिस्ट कहें? तो सवाल ये है कि पहले मैं ये जो आप कह रहे हैं, इस बयानिया से पहले बी क्लियर कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन दहशतगर्द है और कौन इंतहा पसंदी कर रहा है, उसके रूट में भी जाना है, और कौन नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान के कहने पे, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन में मैनिपुलेशन से वो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, तो हम भी माने। मेरे से इंटरव्यू में हिंदुस्तान इंडिया चैनल ने कई दफा पूछा है कि जी यूएन ने कहा हुआ है तो आप नहीं मान रहे। मैंने उनका जवाब दिया, यूएन ने 48 का कहा हुआ है कि कश्मीर में प्लेबिसिट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करानी है, आप मान रहे हो? 60 साल से नहीं माने हो, तो मैं हम क्योंकि किस सिलसिले में, मुझे आपसे ज्यादा मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में किस तरीके से रेजोल्यूशन पास हो जाते, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, किस किस्म की मैन्यूवरिंग्स होती हैं। तो हमें अपनी देखना है कि हमें क्या फायदे में है, हम क्लियर हों कि कौन टेररिस्ट है कौन नॉन टेररिस्ट है। तो जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि हाफिज सईद साहब को जो नजरबंद किया गया वो गलत किया गया है और उनको रिहा करना चाहिए, और उनकी जो जमात है उसको काम करने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखें, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जावेद, देखें हमें ये जो रिलीजियस मिलिटेंसी आ गई है,
बहुत सी हमारी यूथ जो है, हम बेसिकली हम एक रिलीजियस मुल्क है ना, रिलीजियसली ओरिएंटेड, और हमारी यूथ जो है अनफॉर्चुनेटली वो रिलीजियस मिलिटेंसी की तरफ चल पड़ रही है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लाखों फॉलोअर्स हैं, और इनके लाखों फॉलोअर्स रिलीजियस यूथ हैं, मजहबी यूथ हैं, उनसे ये अर्थक्वेक में, फ्लड रिलीफ में, वेलफेयर ऑफ पीपल से काम करवाते हैं। अब ये आप इनको धकेलो दीवार के ऊपर, तो ये यूथ फिर चल जी अलकायदा, तालिबान, आईसिस बड़े हैं, उधर चले जाएंगे बंदूकें लेकर। तो ये वाइज है क्या? इज दिस अ वाइज थिंग टू डू? नो, इट इज नॉट। इधर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद एक शख्स है जिसने इनको सबको एक वेलफेयर की तरफ रखा हुआ है, इस रिलीजियस यूथ को। क्यों आप उसको धकेल रहे हो? ठीक है, क्योंकि तो आप इंडिया चाहता है कि वो टेररिस्ट पाबंदी लगी है, हुकूमत ने लगाई है, जमात दावा पे जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, आप उसके खिलाफ है। आप ये कहते हैं कि पाबंदी उठा देनी चाहिए और उनको बाकायदा दफ्तर बनाने की इजाजत होनी चाहिए, और जो वो काम रिलीफ के करना चाहते हैं उनको पूरी इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान में, और हाफिज सईद साहब की नजरबंदी भी खत्म होनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल इसकी बिलीव है, बिकॉज मैं उसको टेररिस्ट नहीं समझता। आई डोंट थिंक दे आर टेररिस्ट। तो आप ये समझते हैं कि बड़ी आर्गुमेंट जावेद, और भी अगर कहना देखें वो, क्योंकि मेरे से वो इंडियन चैनल भी इंटरव्यू करते हैं, वो मुझे मालूम है वो क्या कहते हैं कि जी ये वो बॉम्बे की बात करेंगे हमेशा, लश्कर तैयबा की इन्वॉल्वमेंट। वो एक इंडियन नैरेटिव है ना सर, पाकिस्तान का अपना नैरेटिव होना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन बॉम्बे की बात भी वो अजमल कसाब की कहते हैं, वो कह रहा था, उसने कहा है। अब अजमल कसाब एक पॉन था ना जिसने एक्शन किया है, बड़ा बुरा किया, एग्री, उसको मारा गया फिर। लेकिन यहां हमने उनके वो पॉन के पीछे जो पॉन्स को चलाता है ना, वो कमांडर क्या नाम है, यादव, गुलबचन यादव, उसको पकड़ा हुआ है हमने। उसने दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन दी है, वो इंडिया उसको मानते ही नहीं है, ये रॉय नहीं है, ये कोई नहीं है, हमारा ही नहीं है। वो माने कि जो पॉन्स को चला रहा है, जिसने मेरे ख्याल में बॉम्बे टाइप कई एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाए होंगे पाकिस्तान में, उसको वो मानते नहीं, और हम वो उसकी बात मान ले। अजमल कसाब जिसको 2 थप्पड़ मारे होंगे, उसने कह दिया जो कुछ कहना है। नहीं, आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान का अपना नैरेटिव होना चाहिए, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। बाहर के प्रेशर में आके हम अपने लोगों को क्यों गिरफ्तार करें, अपने लोगों को क्यों छोड़ें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बैन करें। मैं इस मामले में आपसे इत्तफाक करता हूं कि हमारी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर हाफिज सईद साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन में कुछ जुर्म किया है और हमारे मुजरम है, हमारे गुनाहगार है, तो उनको सजा जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी के प्रेशर में आके ये नहीं होना चाहिए। जनरल साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये फरमाइएगा सर कि नरेंद्र मोदी तो मजीद मजबूत होते चले जा रहे हैं इंडिया में, यूपी में उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की अक्सरियत हासिल की वहां से, तो पहले ही वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की फौज को रगेते रहते हैं, एलओसी के ऊपर जो हरकतें इंडिया की तरफ से हो रही है वो आपके सामने है, जिस तरह वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे से ये वोट हासिल किए हैं, इससे वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। तो आप मुस्तकबिल में देखते हैं कि वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद बहुत से ऐसे लोगों के नाम भी देंगे जो हमारे पास है ही नहीं, और उनको भी कहेंगे कि इनको भी गिरफ्तार कर लें आप। हाँ, ये एजेंडा बिल्कुल, मोदी साहब पॉपुलर हो रहे हैं और बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये सिर्फ एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं इलेक्ट हुए हैं, बल्कि प्रो हिंदू एजेंडा, हिंदू सुप्रीमेसी, उस एजेंडा पे हुए हैं ये, अनफॉर्चुनेटली। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे या पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, ये डेंजरस है बहुत। और मेरी ख़ास सिंपथीज़ हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, जो इस वक्त बहुत परेशानी के हाल में होंगे। और अभी जो यूपी में ये जीते हैं, जिसमें 475 या सीटों में से कोई 325 सीटें इन्होंने ले ली, उधर एक भी मुसलमान ने, नॉट वन मुस्लिम, एक मुसलमान ने। और यूपी बाय द वे ये मुसलमानों का गढ़ है, कोई 20%, कोई कहता है 25%, 22%, जो कुछ भी है। उधर एक भी मुसलमान ये बीजेपी की तरफ से नहीं इलेक्ट हुआ है, नॉट वन। सो ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बात है यकीन से। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखें, हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारे साथ ये हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जंग मुसल्लत करना
इनकी फोर्स बड़ी होगी, वो अब दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ताकत इतनी है कि दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक्यूरेसी, लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इतना बढ़ गया है। ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को सैंडविच बना दिया। एक तरफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा वो हमारा मशरकी बॉर्डर, वहां पे फौजें लगाई हुई, वहां पे छेड़छाड़ कर रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। पहले हमारी फौज सिर्फ इंडिया की तरफ देखती थी, अब तो अफगानिस्तान की तरफ भी देखना पड़ता है। हमने आधी फौज अफगानिस्तान में, आधी इंडिया की तरफ है। तो आप नहीं समझते कि उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को दबा लिया जाए दोनों साइडों से? यस, एब्सोल्युटली। देखिए उनके तो आर्टिकल्स हैं, कोई पढ़े होंगे, उनके टेलीविजन पे एक जनरल बैठा हुआ बोल रहा है, मैंने सुना हुआ है खुद, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये उनके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, नॉन मिलिट्री वे ऑफ एड्रेसिंग पाकिस्तान, नॉन मिलिट्री सोल्यूशन टू पाकिस्तान। उसमें इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, आर्मी को वीकन करो, इंटरनेशनली आइसोलेट करो, इंटरनली डिस्टेबलाइज कर दो। ये वो कह रहे हैं, कोई सुनी, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो वो खुद कह रहे हैं। अब ये उनका एजेंडा है, दिस इज देयर फ्यूचर एजेंडा। इसको काउंटर करना है पाकिस्तान में। अब इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने आप को इंटरनली मजबूत करें, अच्छी गवर्नमेंट चले, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रही हो। अगर ये कर लें हम, तो कुछ नहीं कर सकता ये इंडिया। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि वॉर इज नॉट एन आंसर, वॉर के अलावा ये कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो लिमिटेड वॉर वाली बात है। उस लिमिटेड वॉर में फोर्स की लेवल जो है ना, वो पैरिटी है। अगर कश्मीर में वो बटालियन से अटैक कर सकते हैं, हम भी बटालियन से कहीं जहां मर्जी हम भी अटैक कर सकते हैं। वो ब्रिगेड ले आएंगे, हम भी ब्रिगेड ला सकते हैं। वो 50 जहाज जेट्स ले आए उधर कश्मीर में, हम 100 ला सकते हैं। सो लिमिटेड में हमारी फोर्स पैरिटी हो जाती है, उनको सुपीरियोरिटी वो नहीं है। ओनली इन ओपन वॉर ऑन ऑल एंटायर फ्रंट उनको 3-1 सुपीरियोरिटी मिल जाती है, वो होगा नहीं कभी। तो लेट अस अंडरस्टैंड मिलिट्री रियलिटीज, अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत कर लो, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो आप ये रद्दुल फसाद है सर, इसकी डायरेक्शन को ठीक समझते हैं आप? के अब तो हमने अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी भी की और हम उधर रास्ता भी रोका, गेट्स भी बंद किए, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत खराब हो गए। अशरफ गनी साहब पाकिस्तान पे तशरीफ नहीं लाए ECO की मीटिंग में। तो अब आप समझते हैं हमारी स्ट्रेटेजी ठीक है टूवर्ड अफगानिस्तान? देखिए, स्ट्रेटेजी हमारी ठीक है, लेकिन जाहिर है वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन इन्फ्लुएंस में। और ये आपने सार्क का बिल्कुल सही कहा कि वो नहीं आए। देखें, ये इंटरनेशनल आइसोलेशन की जो बात हो रही है, देखें ये रीजन सार्क की वो जो मीटिंग, उसको कत्ल करा दिया हिंदुस्तान ने। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनसे उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगे, तो वो बेचारे क्या, वो तो छोटे छोटे पिग्मीज हैं इनके सामने, उनसे ये करवाते हैं। तो दिस इज देयर रोल। वो इंटरनेशनल आइसोलेशन में हमें रीजनल आइसोलेशन भी कर रहे हैं। हमारा रवैया अफगानिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है उधर। और अनफॉर्चुनेट बात और ये भी है कि अमेरिका भी समझ रहा है कि हम गलती पे हैं, और वो भी हिंदुस्तान को फेवर कर रहा है ना। ये डेंजरस है। तो हमारा एक, पहले तो हिंदुस्तान तो है ही हमारा दुश्मन, वो तो करता रहेगा ना। उधर हमें अफगानिस्तान और अमेरिका से डील करना है। अमेरिका क्यों समझ रहा है कि वो इंडिया फैक्टर को क्यों नहीं समझ रहा है कि इंडिया ये कर रहा है जो कुछ भी वहां से करवा रहा है, पाकिस्तान उसका काउंटर मेजर्स लेगा। जब पाकिस्तान काउंटर मेजर्स लेगा तो प्रॉक्सी वॉर इसी को कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर शुरू होगी वहां। ये किसी के हक में नहीं है। तो इंडिया को रोके ताकि पाकिस्तान भी कुछ ना करे, और अफगानिस्तान को चलना चाहिए जैसे वो चाहते हैं वैसे ही चले। बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। इसमें अमेरिका का रोल बहुत है, उसको करना चाहिए हमें। जनरल साहब, मैंने वक्फा लेना है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि हमने ये दावा किया था PSL के बाद कि जी हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है और क्रिकेट रिवाइव हो गया। आप ये समझते हैं कि वाकई दहशतगर्दी की जंग हमने जीत ली है, अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी, या फिर ये हुकूमत एक और परसेप्शन में चली गई है, एक गलत परसेप्शन में चली गई है, और इनको एक इल्यूजन है कि शायद ये कंट्रोल कर लिया, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ है? छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये दहशतगर्दी की जंग जीत चुके हैं हम, अब हमने साफ कर दिया, दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, या ये आप समझते हैं कि अभी है, आग है, मौजूद है और किसी वक्त भी फट सकते?
ये देखें, दहशतगर्दी की जंग जीतना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। ये दहशतगर्द जो है वो ऐसा इंसान है, जहां मर्जी वो सुइसाइड बेल्ट बांध के अपने आप को उड़ाना चाहता है जो शख्स, उसको कैसे कोई रोक सकता है? उसकी अनएंडिंग चीज है ये। लेकिन हाँ, कंट्रोल में उनके रूट पे अगर जाएं आप, मैं हमेशा कहता रहता हूं, हम पत्तों से डील करते रहते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, अखबारों में आ जाता है आप लोग भी अगर 8 दहशतगर्द मारे गए, और यार वो दहशतगर्द पत्ते हैं बदरक के, वो 8 की जगह 20 उग जाएंगे। रूट पे जाते नहीं हम, रूट पे जाओ। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में जो हुआ है ज़रबे अज़ब, वो रूट पे उसको उखाड़ के फेंक दिया। उनका कम्युनिकेशन सेंटर, उनका ट्रेनिंग सेंटर, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, आईईडी और सुइसाइड बॉम्ब बनाने का तरीकाकार जहां सिखाया, उसको उखाड़ दिया। वो रूट है। यहां पंजाब में रद्दुल फसाद की आपने बात की है, मैं अभी तक तो मैं सिर्फ यही सुन रहा हूं कि 8 दहशतगर्द मार दिए, 5 मार दिए। रूट तो उधर ही है ये इसका, और हम सबको रूट का पता है। उस रूट को हाथ डालें। सर रूट क्या होगा? जहां तक लाहौर की आप बात कह रहे थे, लाहौर की नहीं, जैसा रूट क्या है, रूट कहां पे है जिनको हमने खत्म करना है? साउथ पंजाब में लश्कर जंगवी, ये क्या है इसको? अब वहां फिर आप देखते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स भी मुलव्वस हैं इसमें, उनके साथ उनसे दोस्तियां हैं, उनके वो पॉलिटिकल एलाई भी हैं। तो आपका ख्याल ये कि जनूबी पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए? चलेगा ये सिलसिला? जनूबी पंजाब को फोकस करना चाहिए, आपका ख्याल ये? बिल्कुल गढ़ है सेक्टेरियन टेररिज्म, चाहे बलूचिस्तान में हजारा मारा जा रहा है, या कराची में, या एनीवेयर इन पाकिस्तान। सेक्टेरियन टेररिज्म ये लश्कर जंगवी फैलाती है, इसको बंद करना है। और अगर विल के साथ बंद करोगे तो ये बंद हो सकता है। हमने अपने जमाने में बिल्कुल बंद किया था, अभी भी हो सकता है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पनामा केस, उसकी तरफ आते हैं सर। ये पनामा का फैसला आने वाला है। ये मैं जी फरमाइए आप। ये क्रिकेट का मैं बताना चाह रहा था कि लाहौर में जो हुआ है, क्रिकेट मैच हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, और भी होना चाहिए। इंटरनेशनल टीमें अगर आ जाती हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे को ये कंक्लूड करना, जितनी सिक्योरिटी, उधर स्कूल भी बंद कर दिए, उधर दुकानें भी बंद कर दी, दुनिया जहान की फोर्स उधर लगा दी। अब ये अगर है तो कौन कहता है कि कोई बाहर का आदमी देखेगा, वो क्या कहेगा सिक्योरिटी नहीं, इधर प्रॉब्लम कोई नहीं है, उधर प्रॉब्लम है, जब तो इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। वो तो कंफर्म है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, जब भी इतनी सिक्योरिटी आपने लगाई है। तो गलत फहमी में हमें नहीं होना चाहिए कि बस जी सब ठीक हो गया है, हमने देखो क्रिकेट मैच चला दिया बड़ा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पनामा केस का फैसला आने वाला है, फैसला विद हेल्ड है, और दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा। मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी लैंग्वेज है उस पर बड़ा सुकून सा नजर आता है, बड़े रिलैक्स हैं कुछ दिनों से। तो आप ये महसूस करते हैं कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी इस केस के फैसले में, या फिर गवर्नमेंट रुक जाएगी और इमरान खान साहब को शिकस्त होगी इसमें? देखिए, मैं तो एज अ गुड फौजी, मेरी एनालिसिस जो होती है ना माइंड में, होते है क्या ये जुडिशरी के सामने 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन है। एक ये है कि बिल्कुल बरी कर दें इन्हें, दूसरा ये है पूरी सजा तुन दें इनको, और तीसरा कि मिडिल कोर्स ऐसा ढूंढें कि वो जो आम बात हो रही है, ये कमीशन की तरफ पकड़ाएं और इनको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दें। कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। मेरी नज़र में एक रिजेक्ट जो मैं करता हूँ, मेरे ख्याल में, कि बिल्कुल ये बरी हो जाएंगे। देखिए, वो इसलिए मैं रिजेक्ट करता हूँ कि पब्लिक की अदालत, अवाम की अदालत में ये बिल्कुल गिल्टी है। आप जितनी मर्जी अवाम से पूछ लें, आप फेसबुक से इनकी, वो सोशल मीडिया, इनकी ट्विटर, और जितनी आप लोग डिबेट करवाते हैं वो देखें, पब्लिक ओपिनियंस जो लेकर माइक पे वेरियस चैनल दे रहे हैं, हर जगह ये गिल्टी हैं। तो उस पब्लिक प्रेशर का बिल्कुल डेफिनेटली इतना ज़्यादा प्रेशर होगा इस जुडिशरी पे कि बिल्कुल बरी करना, तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा कौम में। आई थिंक इट विल बी टू मच टू सस्टेन, देयरफॉर, क्योंकि मुझे ये पता है कि जुडिशरी थोड़ा पब्लिक की जो जिस तरह जो रुझान है उसको जरूर देखती है। तो नवाज शरीफ को नुकसान होगा, आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ को नुकसान होगा इस फैसले का? वेल, कुछ ना कुछ तो होगा मेरे ख्याल में। दैट इज माई व्यू। आई डोंट नो, आई कांट से फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा सर, आप वापस कब आ रहे हो? 2018 के इलेक्शन लड़ेंगे आप? लड़ना चाहता हूं, लेकिन उसमें मैं
सिर्फ ये समझना कि मैं इलेक्शन लड़के के मेरा मकसद ये है कि मैं एक MNA बन जाऊं और असेंबली में आकर बैठ जाऊं, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। माई आइडिया इज मच ग्रैंडर, मच बिगर। मैं ग्रैंडर नहीं कहना चाहिए, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूं, मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूं। तो आप आएंगे में इस वक्त तब्दीली, 2018 का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। कब तक आ जाएंगे सर? 2017 में आ जाएंगे वापस आप? हाँ, ये अभी $1 मिलियन क्वेश्चन तुमने कह दिया, पता ही नहीं है मुझे, आई हैवंट डिसाइडेड। टाइम रिलेटेड ये नहीं है, इफेक्ट रिलेटेड मैं कहूँगा। इफेक्ट क्या चाहिए मुझे पाकिस्तान में मेरे आने के लिए, वो मैं देख रहा हूँ। जरा सवाल थोड़ा सा बदलता हूँ कि अगर पनामा केस का फैसला आ जाता है और मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचता है उससे और उनकी हुकूमत चली जाती है, तो आप फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है ये नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं अगर, तो जाहिर है इनका कोई PML, वो इनकी तो हुकूमत है, तो वो तो कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके वो कौन इन्फ्लुएंस करेगा? वो वही करेगा, नवाज शरीफ भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये बात नहीं है, देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका इफेक्ट चाहे जो भी फैसला आता है, इफेक्ट इसका बहुत फार रीचिंग होगा PTI के ऊपर, PMLN के ऊपर और तमाम पॉलिटिकल माहौल के ऊपर। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आपने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।